चलिए हेडिंग डालिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले हमें इनके पूरी फैमिली को बनना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़े हैं पीरियोडिक मोशन। तो हेडिंग डालिए, पीरियोडिक मोशन। लिखिए पीरियोडिक मोशन में। इफ अ पार्टिकल repeats all characteristics of its motion after fixed time interval, after a fixed time interval। तो क्या है, क्या लिखा आपने कि अगर कोई पार्टिकल अपने मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्या होते हैं मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर तीनों चीजों को रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो क्या कहलाता है ऐसा मोशन? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में लिखिए आप सबसे पहले मोशन ऑफ पेंडुलम, कॉमा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ पेंडुलम कॉमा मोशन ऑफ सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यही सब प्लानिटरी मोशन, घड़ी की सुई का मोशन, ये सब ईटीसी लगा लो। अच्छा ये बताओ, ये पंखा जो घूम रहा है कौन सा मोशन है? पीरियोडिक है क्या? है, पीरियोडिक है, बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक। ठीक है, तो ये है सबसे बड़े। फिर आते हैं इसमें ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन लिखिए, व्हेन a particle performs when a particle performs to and fro motion, to and fro motion और हार्मोनिक मोशन about स्टार्ट a fixed point, when a particle performs to and fro motion about a fixed point, बस ये वाला मोशन क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए आप, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए बताइए, ये जो पेन घूम रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है? फैन जो घूम रहा है ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं? नहीं, ये पीरियोडिक मोशन है, पर ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं। और सिंपल पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी मोशन है और पीरियोडिक मोशन भी है, मतलब सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है, पर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे, ऐसा। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखो, इफ अ पार्टिकल is disturbed from, if a particle is disturbed from a point of stable equilibrium, then it performs oscillatory motion about equilibrium position due to restoring force towards equilibrium, due to restoring force towards equilibrium। तो अभी बेसिकली दो क्लास, दो नहीं तो ये वाली तो पूरी क्लास,
अगली क्लास में। इंट्रोडक्शन टाइप ही चलता रहेगा एसएचएम का, नई नई टर्म्स हैं इसमें क्योंकि नया चैप्टर है ये, है ना। इसमें काफी सारी नई टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। कुल मिला के काइनेमेटिक्स इसका पूरा नया है। इसके भी दो हिस्से हैं, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स है और फिर डायनेमिक्स है। तो उसकी काइनेमेटिक्स थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी नई है। डायनेमिक्स तो लगभग सेम ही है, वही फोर्स लगाना है, एफबीडी बनानी, टॉर्क लिखना है ना। तो काइनेमेटिक्स जो चलेगा, देखो टोटल चैप्टर 8-9 दिन का है, तो 3 दिन से 4 दिन इसकी क्या चलती है, काइनेमेटिक्स चलती है, बाकी के 4 दिन डायनेमिक्स चलती है। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन ही एकदम नया नया सा लगेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आपको सारी चीजें याद रखनी है, पूछी जाएंगी आपसे अगली क्लास में पढ़ाने के बाद, ठीक है। और नहीं बताऊंगे तो क्या, कुछ नहीं, देखते हैं फिर, है ना। ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखा, कहाँ तक लिखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये समझे जरा क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन हमेशा ना स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही हो सकता है। बोले हाँ, बात तो सही है। अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना, बहुत तरीके से समझाया जाता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते हैं, मतलब सिंपल वाला कि स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है, अभी ये आराम से इक्विलिब्रियम में है, आपने नीचे खींचा और छोड़ दिया तो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कटोरे में बॉल रखी है ऐसे, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। आप डिस्टर्ब कर दोगे तो वापस आएगा और जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लाना चाहता है। अरे हाँ कि ना, मतलब ये कि समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि मान लो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, आपने आगे शिफ्ट किया तो फोर्स पीछे लगने लगता है, और पीछे शिफ्ट किया तो फोर्स आगे लगने लगता है। यही सीखा था हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ कि ना। तो ये जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं। ये जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। देखो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव लगने लगेगी। पर ये तो बड़ा ही वो हो गया, फिक्स सा फोर्स हो गया कि भाई के एक्स की पावर 1, जनरलाइज नहीं हुआ। हमें कह रहे कि जनरलाइज कर लो इसको, एक्स की पावर क्या लगा लो, एन लगा लो, एक्स की पावर एन। पर ये एन है ना, इवन नंबर नहीं हो सकता। कौन बताएगा क्यों, इवन नंबर हुआ ना तो फिर वो पार्टिकल को ऑसिलेट नहीं करवा पाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि देखो जब ये पॉजिटिव होगी एक्स की वैल्यू, एक्स पॉजिटिव रखोगे, मान लो अपन इवन नंबर मान लेते हैं, कि मान लो यहाँ ऊपर पावर स्क्वायर लिखी हुई है, 2 लिखा हुआ है। आपने अगर एक्स को पॉजिटिव लिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, काम सही हो गया। लेकिन जब एक्स नेगेटिव होगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स, और फोर्स फिर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब आगे खिसका है तो भी पीछे फोर्स लगा है, पीछे तो भी पीछे फोर्स लगा है, तो वापस कैसे आएगा। तो एक जनरलाइज फोर्स हो गया है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 3 5 7। समझ में आएगी बात। ये किसका फोर्स हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब अगर किसी पार्टिकल पर ऐसा फोर्स लग रहा है तो वो पार्टिकल कंफर्म है कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन मतलब ऐसे टू एंड फ्रो, समझ गए क्या, लिख लो। अब देखो सबसे बड़े कौन थे, पीरियोडिक मोशन, उनका बेटा ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी मोशन का भाई भाई वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यही होता है, जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। फिर उसका नाम सिंपल क्यों है, बताते हैं। तो हेडिंग डालिए एसएचएम। अब आ गया मैं एसएचएम पे। लिखे एसएचएम में, इट इज द इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इट इज द simplest form of oscillatory motion
विद कंजर्व्ड एनर्जी। तो समझ में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऑसिलेशन वाली रेंज, मतलब ऑसिलेशन वाली, ऑसिलेशन जैसा ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस वो इस ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि कब होगा, कब होगा बताओ, जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तब होगा, है ना। तो यहाँ लिखो आप, एफ अगर माइनस के एक्स हो जाए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स ये लग रहा है तो पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे ये जो फोर्स है उसका नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स, या कह दो आप एसएचएम फोर्स। अच्छा, देखने में तो बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स जैसा ही लग रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एसएचएम सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करता है। समझ में आई बात। इस एसएचएम के लिए ये फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि स्प्रिंग लगाता है, तो मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम करेगा। लेकिन एसएचएम और भी कई तरीकों से होता है, जहां जहां ऐसा फोर्स लग जाता है, उनमें से एक एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। समझ गए, ठीक है। तो बस फिर बताइए के का मतलब क्या है, के क्या है। वही तो मैं कहना चाह रहा था, स्प्रिंग नहीं है, एसएचएम कांस्टेंट है। स्प्रिंग तो उसका एक एग्जाम्पल है, ये नहीं है कि स्प्रिंग ही करेगा एसएचएम, स्प्रिंग भी कर सकता है। तो ये क्या हुआ, एसएचएम कांस्टेंट। अरे हम कह रहे हैं यार स्प्रिंग ही नहीं है फिर भी एसएचएम हो सकता है, तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे होगा, स्प्रिंग ही नहीं है और सिस्टम तब भी एसएचएम कर रहा है, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। और एक्स क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है क्या। अगर स्प्रिंग फोर्स होता ना तो एक्स क्या होता, कोई बताएगा, स्प्रिंग फोर्स में एक्स क्या होता है। हाँ, इलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। समझ में आ रही बात। और एसएचएम में एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ये लिख लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम और नेचुरल लेंथ एक ही पॉइंट है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जब स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे, वहां का एक्स एक अलग अलग चीज है, और एसएचएम फोर्स का एक्स अलग चीज है। ठीक है। तो कभी किसी सवाल में स्प्रिंग एसएचएम कर रही है, स्प्रिंग पे एक ब्लॉक अटैच है, वो एसएचएम कर रही है, और आपको अगर स्प्रिंग फोर्स लिखने की जरूरत पड़ी, उसका एक्स और एसएचएम फोर्स का जो एक्स होगा अलग अलग आएगा। समझ गए कि नहीं समझे, पक्का। वो तो आएगा तब पता लगेगा, बाकी तो है ना, अभी तो ये लिख लो। देखो टाइप्स ऑफ एसएचएम, उसमें पहला लिखो लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम से क्या समझ रहे हो आप, जो सीधी लाइन पे हो रहा हो, जिसका डिस्प्लेसमेंट सीधा हो, आर्क ना बनाए, थीटा ना बनाए, सीधा हो। सीधा मतलब इंक्लाइन पर भी सीधा ही है, सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं कह रहा हूँ, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन पर भी हो सकता है, पर लीनियर हो। तो उसमें आप ये बना लो कि मान लो एक पार्टिकल है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, और ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है। ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे इस इक्विलिब्रियम के अबाउट हमने आगे लेके छोड़ दिया, तो वापस आया, पीछे आया, फिर आगे गया। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन तो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों है इसका नाम एक्सट्रीम, क्योंकि इसके आगे पार्टिकल जा ही नहीं सकता। वो जहां भी जाएगा, जो भी मैक्सिमम होगा वही है एक्सट्रीम, वहां से फिर वापस लौटेगा, और पीछे भी एक एक्सट्रीम आएगी, दो एक्सट्रीम आती है। ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये आगे होता है अपने इक्विलिब्रियम से, तो फोर्स, मतलब फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ ही लगता है, इधर है तो इधर लगेगा, ये क्या लिखा है ना, फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं हमेशा, तभी ये एसएचएम कर भी पाते हैं।
और ये फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगता है, फोर्स की वैल्यू होती है बराबर माइनस के एक्स, के यहाँ पे एसएचएम कांस्टेंट, ये तो लिख लो लीनियर एसएचएम में। फिर एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम में ये लिख लो। एंगुलर एसएचएम का कोई एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, ये इक्विलिब्रियम हो गया है ना, अरे हाँ ना, इसमें पार्टिकल यहां तक गया और यहां से वापस लौट आया, तो ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सट्रीम, और इधर ये हो जाएगी इसकी एक्सट्रीम, है ना। अच्छा इसमें क्या लगता है, ये एफ का क्या नाम होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, क्या होता है इसका नाम, रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब ये इसको वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब अपनी जगह पे वापस लाना चाहते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या लगेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क किसके से आएगा, फोर्स की वजह से आएगा, पर लगेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। देखो यहाँ पे भी अगर पार्टिकल आगे जा रहा है या आगे है, मतलब थीटा किधर है, आगे, एंटी क्लॉकवाइज है थीटा, तो टॉर्क कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज ऐसे। अरे समझ गए, अपोजिट, यहाँ पे भी तो ऐसे हो रहा है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है तो फोर्स, कुल मिला के एक्स के अपोजिट लगाना, वैसे यहाँ पे टॉर्क थीटा के अपोजिट लगता है, थीटा इधर है तो ये इसके अपोजिट लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पे फोर्स रहता है एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, वैसे यहाँ पे टॉर्क भी लिख सकते हैं अपन, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोई कांस्टेंट बताओ, के ही लिख दो चाहो तो, एसएचएम कांस्टेंट है, पर वो वाला के और ये वाला के एकदम अलग अलग होंगे, कहीं किसी सवाल में अगर आप, किसी सवाल में आप अगर इससे लिखना चाहो उससे लिखना तो के अलग आ सकता है ना। इन के का और इस के का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप चाहो तो इसका नया सिंबल दे दो, कुछ भी लिख दो, जेड लिख दो, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस जेड थीटा, कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि थीटा टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, टॉर्क थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसा आधा चा, बाकी जैसा ठीक लगे लिखो। हेडिंग डालिए, डिटेल्ड स्टडी ऑफ, डिटेल्ड स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। इधर देखिए और समझनी है ना, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इनको एकदम, एकदम याद कर लो इनको एकदम। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हमने, और इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है पार्टिकल पर, एफ बराबर माइनस के एक्स, एक्स का मतलब क्या है, जल्दी बताना है, सबको बताना है, बोल के बताना है, मन में नहीं बताना है। तो जब पार्टिकल यहीं पर है, इक्विलिब्रियम पर ही है, तो एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम जीरो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम को, सॉरी पार्टिकल को ऐसा आगे ले गए, यहाँ ले गए मान लो, और यहाँ से छोड़ दिया, ये क्या है इसका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ से हमने छोड़ दिया इसको। बताइए फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा फोर्स, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, और यहाँ पे हमने खींचा और छोड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, यहां से ले गए और छोड़ दिया, ठीक है, तो यहां से पार्टिकल पीछे आने लगा, क्यों आएगा पीछे, जल्दी बोलना है, तेज बोलना है, और यहीं पे ध्यान रखना है सारा, सोना नहीं है। हाँ, जो भी समझ में आए, मुंह से हाथ हटाओ, सीधे बैठो थोड़ा, है ना। यहां से पार्टिकल छोड़ा क्या होगा, पीछे क्यों आएगा, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, कम हो गई होगी, क्या हो गई होगी, यहाँ तक आते आते इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इस पूरे मोशन की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी कम होगी, कम क्यों होगी, क्योंकि जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी तो
इस तरफ होगी, पर फोर्स अब उधर लगने लगेगा, तो ये वेलोसिटी को कम करते 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 धीरे धीरे जीरो कर देगा। तो ये दूसरा एक्सट्रीम हमें मिल जाएगा। तो क्या पार्टिकल यहाँ के रुक जाएगा? नहीं, फोर्स आगे लग रहा है, तो अब ये यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, और यहाँ आते आते वेलोसिटी बढ़ के वी मैक्स हो जाएगी, जो कि इसी के बराबर होगी। और उसके बाद क्या होगा? फिर ये आगे जाएगा, कम होगी वेलोसिटी, रुकेगा, एक पल के लिए रुकेगा, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा और वापस आएगा। और ऐसा अब चलता ही रहेगा, अब ऐसा चलता ही रहेगा। ये पार्टिकल ऐसे घूमता ही रहे, घूमता बोल दो क्या बोल दो, एसएचएम करता रहेगा, इसी को एसएचएम कहते हैं। ये 6 पार्टिकल नहीं है, 6 जगहों पर सेम पार्टिकल है। यही यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, ऐसे चल रहा है। यहाँ से स्टार्ट होके पार्टिकल जब वापस यहीं पहुंचा, तो ये इसकी एक साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? एक साइकिल। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, बीच में से भी स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे गया, पीछे आया, और फिर आगे आया, ये एक साइकिल कंप्लीट होगी। आप बोलो सर ये तो आगे गया और वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गया, आपने बताया था सेम पोजीशन पे पार्टिकल आ जाए तो बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई। हमने ये नहीं बताया, हमने बताया सेम कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होनी चाहिए। सेम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन सब कुछ सेम होना चाहिए। तो जब पार्टिकल यहाँ से जाके वापस यहाँ आया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम नहीं है। पर जब घूम के वापस यहाँ आएगा तो वेलोसिटी वापस, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप कोई सा भी साइकिल ले लो, उसमें वो इक्विलिब्रियम से 2 बार निकलता है। बोलो। और एक्सट्रीम से, एक एक्सट्रीम से 1 बार निकलता है। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करो मान लो, तो यहाँ से पहले आगे गया, फिर पीछे आया, और फिर वापस यहीं पहुंच गया। ये चलता ही रहेगा। ठीक, समझ में आई बात यहाँ तक? अच्छा, इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इस पूरे मोशन में आपको बस ये बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो नॉट कांस्टेंट लिख देता हूँ। और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, वो भी वेरिएबल है, मतलब नॉट कांस्टेंट लिख देता हूँ। वेलोसिटी भी बदल रही है, हर मोमेंट पर अलग वेलोसिटी है, और मतलब डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, आगे पीछे हो रहा है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस पूरे मोशन में कितने लोग बोल रहे हैं कि कांस्टेंट है, कितने लोग बोल रहे हैं कि वेरिएबल है? कैसे बोल रहे हैं वेरिएबल, बताओ। हाँ, आपने बोला ना वेरिएबल, बैठ के बता दो। वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बदलता है। बैठ जाओ। और कौन बोल रहा था? यही बोल रही थी। आ, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बदलता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वो भी वेलोसिटी बढ़ाता है। ये थोड़ी ना बात है कि वेलोसिटी बदल रही है इसलिए एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्या? पत्थर हम हवा में फेंकते हैं ऊपर, तो जी कांस्टेंट है। अरे पुरानी वाली बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन वाली बात। पहले रोटेशन तक पत्थर हवा में फेंकते थे, तो जी कांस्टेंट है 10, तो वेलोसिटी कम होती जा रही है ऊपर। नहीं, तो ये कोई तो बात नहीं हुई। तो बताओ बताओ फिर, वेरिएबल है कि कांस्टेंट? हाँ बताओ। हाँ भाई, वेरी गुड। तो आप इधर देखो, एक्सेलरेशन समझने से पहले फोर्स को समझते हैं। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? F बराबर माइनस के एक्स। एफ बराबर क्या है? और ए बराबर क्या है? तो एक्सेलरेशन का एक्स के साथ फंक्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? और एक्स क्या है? अबे बोलो ना यार, अभी बोला था ना, ध्यान यही रखो, मन में नहीं बोलना है सबको। बोलो, पूरा बोलो। हाँ, तो जैसे से पार्टिकल की इक्विलिब्रियम से पोजीशन बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन बदलेगा। अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब मैं लिख दूं
एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ही बदलेगा, पूरे वेक्टर ही कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड भी नॉट कांस्टेंट। अब ध्यान रखना, ऐसे सवाल आएंगे कि बताओ इसको इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक पहुंचने में कितना समय लगा है। वेलोसिटी पता है सर, यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता है, v बराबर u प्लस ए टी। नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो कभी भी एसएचएम के सवालों में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना ही नहीं है। आपको कुछ भी करना है, टाइम निकालना है, आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। समझ गए क्या? नहीं समझे? फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन एसएचएम। ठीक है, चलो और बातें कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या? जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम जीरो हो जाए, एक्स बराबर जीरो। यहाँ पे एक्स का मतलब कोऑर्डिनेट नहीं है। एक्स क्या है? बोल लो ना। इक्विलिब्रियम होता है जहां पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। यहां पर वेलोसिटी बताइए क्या होगी? मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा। फोर्स जीरो है ना, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा। एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब जहां पे एक्स एक्स मैक्स हो जाए, मतलब इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का एसएचएम में हो नहीं सकता, उसे ही एक्सट्रीम कहते हैं। ठीक है ना? एक्सट्रीम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि वहीं पर फोर्स भी मैक्सिमम होगा, एक्स जहां मैक्सिमम होगा वहीं एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। समझ गए? छापो। some important definition, some important terms of SHM, some important terms of SHM। में पहला लिखेंगे आप एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा लिखेंगे आप, वो मैं लिखवाऊंगा इसमें थोड़ा थोड़ा, टाइम पीरियड। थर्ड हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करेंगे। चलो लिखिए, एम्पलीट्यूड में लिखिए, एम्पलीट्यूड ए, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मोर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जेटिक एसएचएम। मोर एनर्जेटिक, जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी होगी एसएचएम की। तो आप समझ गए कि एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे? ये इक्विलिब्रियम, ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस को हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड ए। जिसका जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा एसएचएम का, वो उतनी ज्यादा एनर्जी से एसएचएम कर रहा है, इसका मतलब ये। ठीक है, अच्छा जी। फिर टाइम पीरियड लिखिए। तो टाइम पीरियड तो क्या ही लिखेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल और वन ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड क्या है? बेसिकली लेंथ है, एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम, इट इज, इट इज द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल। वन ऑसिलेशन वन साइकिल मैंने बताया था ना भी आपको, चला, पीछे गया और वापस, ऐसे वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट होने जो टाइम लगेगा उस यूनिट क्या लिखोगे टाइम पीरियड की? सेकंड लिखोगे आगे, लिखो सेकंड। फिर लिखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी आपने पहले ही पढ़ी होगी, फोटोन वोटोन की एनर्जी से, वहां न्यू से करते हैं ना, एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी को न्यू से, बाकी फॉर्मूला वार्मूले सेम से ही आते हैं। पर जब वेव या वेव मोशन से रिलेटेड बात होती है तो फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एनर्जी से रिलेटेड बातें होती हैं तो फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू, न्यू बनाते ना एक अजीब सा। क्या, ठीक है, वो कोई खास बात नहीं। अब तो फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन बताएगा? हाँ,
देखो, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर सेकेंड। इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर सेकेंड। यूनिट क्या लिखोगे इसकी? यूनिट साइकिल पर सेकेंड। और हर्ट्स, हर्ट्स चलती है वैसे, हर्ट्स। अच्छा हाँ, इसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो लिख ही लेना, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड की यूनिट क्या होंगे? टाइम पर साइकिल। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर टाइम या पर सेकेंड, है ना? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी। अरे हो, हाँ ठीक। यूनिट हर्ट्ज चलती है इसकी। फिर लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी तो क्या है? साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज, हर्ट्ज चलती है इसकी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है इसको समझेंगे जरा। फ्रीक्वेंसी का तो मतलब है एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? कि पर सेकंड कितने रेडियन एंगल कंप्लीट हुए। जैसे मैं कहूं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 साइकिल पर सेकंड, 2 साइकिल कंप्लीट कर ली है, तो 2 साइकिल का मतलब कितने एंगल कंप्लीट कर ली? 4 पाई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो क्या किया आपने? किससे मल्टीप्लाई किया? फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी 2 थी, उसका मल्टीप्लाई 2 पाई से कर दिया। अरे हाँ कि ना? मतलब ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और या फिर एफ को क्या लिख दिया? 2 पाई बाई टी। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। अच्छा देखो, ये बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी जैसी टर्म है। देखो वहां पे भी अपन जब टाइम पीरियड लिखते थे तो 2 पाई बाई ओमेगा लिखते थे। वो बात अलग है कि वहां पे ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता था, कि पार्टिकल ने एक चक्कर में जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यूज की चलने के लिए। पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये अलग है, अलग चीज है ये। पर आप देखते जाओगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी जैसी इसके फॉर्मूले वगैरह काम आते हैं, पर दोनों अलग अलग है। तो ये लिख लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये नया हो गया आपके लिए। ये भी नया हो गया आपके लिए, ये दो तो पुराने ही है। लिख लो, ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना एंगुलर फ्रीक्वेंसी के और ये आपस में रिलेशन। और बड़ा ही आसान है, आपको भी मैं बताया, 2 पाई इंटू एफ। और एफ को क्या लिख सकते हैं? 1/t, तो 2 पाई बाई टी। और वैसे भी याद है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। याद रखने के लिए याद रख ही सकते हैं। हेडिंग डालिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी क्या? वैसे अगले साल डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ोगे। अरे ठीक है ना? अबे फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, मैथ्स में पढ़ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डाली हेडिंग। इधर देखेंगे सब, बस इधर देखेंगे ध्यान से। एफ इज इक्वल टू -kx। किसी को दिक्कत यहां तक? इसमें किसी को दिक्कत? यहाँ पे किसी को दिक्कत? पक्का? ए को लिख रहा हूँ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टाइम, एक्स का डिस्प्लेसमेंट प्लस ये इधर लिया है। ये कहलाती है, ये पूरी क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी छापना नहीं है, अभी देख लो, खत्म वैसे इतना ही है और क्या। लिख लो, लेकिन देख लो पहले थोड़ा, इससे रिलेटेड नहीं है तो खत्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ये होती है। मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ। नई चीज क्या बता रहा हूँ? नई चीज ये बता रहा हूँ, ये एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? पर ये एक्स अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में यूज करा जाए तो ये कैसे यूज किया जाएगा? समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कुछ भी मान लो, मैं क्या बोला, एक्स से मतलब है एक्स। क्या जरूरी है कि हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स बराबर 0 पे?
जा भाई, क्या है जरूरी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा x बराबर 0 पे? नहीं, पक्की बात है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये वाला x हमेशा 0 होगा, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो है ही डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये x और कोऑर्डिनेट x में अंतर है। क्या अंतर है वो बता रहा हूं मैं आपको। कि मान लो ये इक्विलिब्रियम है x बराबर x नॉट पर, x नॉट लिख देता हूं इसको। ये x नॉट पर पार्टिकल का क्या है? इक्विलिब्रियम। और ये मान लो एक्सट्रीम है, क्या है? ये एक्सट्रीम है। और अभी पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, जहाँ पे अपन फोर्स लिखते हैं ना, F बराबर माइनस के एक्स, का मतलब क्या है? एक्स एक जनरल टर्म है ना, जनरल डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी है, थोड़ा ना एक्सट्रीम की हम कहा जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे बात करें। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? जहाँ पे अभी पार्टिकल है एक्स। अब इसके फोर्स लिखना चाहता हूं मैं, लेकिन अब मेरे को ये बात ध्यान रखना है कि ये जो एक्स है वो एक्स यहां से डिस्प्लेसमेंट ना होके, ये एक्स तो ये है, अब ये है एक्स, और ये क्या है? एक्स नॉट। समझ में आ रही बात? तो बताइए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? क्या ये बात क्लियर हुई आपको? डिस्प्लेसमेंट से नहीं, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स। तो जब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं एसएचएम फोर्स लिखूंगा, तो इस फॉर्मूले में एफ एफ होता है, माइनस के माइनस के होता है, लेकिन एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, जो कि लिखा जाएगा यहां पर जो एक्स है, पहली बात तो एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये वाला एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स, यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ, तुम्हें क्या चमका के क्या हुआ है? समझ में आ गई ना बात? ये बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन, इसलिए मैं तो आपको तब से बुलवा रहा था कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है। यहाँ पे जो एक्स और ये तीन है, तुम समझो तीन हो गए अब ये। एक तो स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले का एक्स, वो अलग चीज है। एसएचएम फोर्स के फॉर्मूले का एक्स अलग चीज है। और यहाँ पे जो एक्स आया उसका मतलब अलग है। समझ गए? लिख लो फिर अभी। ये तो बताया नहीं कहाँ पे किसका मतलब क्या है। स्प्रिंग फोर्स में जो एक्स आता है, स्प्रिंग फोर्स में एक्स का मतलब है नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस। जहां पे भी ये पार्टिकल स्प्रिंग कितनी खिंच गई दब गई, और नापी कहां से जाएगी? नेचुरल लेंथ से, ना कि इक्विलिब्रियम से। नेचुरल लेंथ को बहुत, नेचुरल लेंथ, जो नेचुरल लेंथ होती है बहुत बार इक्विलिब्रियम भी बन जाएगी, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मन में ऐसा मान लेता है कि नेचुरल लेंथ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो स्प्रिंग फोर्स में इलोंगेशन कंप्रेशन नेचुरल लेंथ से नापते हैं। एसएचएम फोर्स में एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विलिब्रियम से। और अगर वो कोऑर्डिनेट है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स नॉट जीरो हो सकता है क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम जीरो नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो वापस से बराबर माइनस के एक्स बन गया। अरे तो हमने कब बोला नहीं बन सकता है? बन तो सकता है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक बात हो जाएगी। अरे हाँ ना यार, अगर इक्विलिब्रियम ही बन गया तो यहाँ से जहां होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, पोजीशन भी होगी, मतलब कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो वो तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसा मतलब ठीक है, इतना तो का। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए कि अगर मान लो आपको दे रखा है कि एफ बराबर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा कोई फोर्स है। सबसे पहले तो ये पता लगा सकते हैं कि ये पोटेंशियल फोर्स है, तो हाँ पता लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ है। फाइंड, आपको दो चीजें बतानी है, एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है, एंड एसएचएम कांस्टेंट बताना है। तो देखो मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूँ इसको। मेथड वन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पे फोर्स क्या हो जाए? जीरो। तो फोर्स को जीरो रख दिया, तो एक्स बराबर जो आएगा 3/2, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी। पर के नहीं निकला यहाँ से, के निकालने के लिए एक और। अब मेथड टू से दोनों चीज आएंगी एक बार में, क्या करें? कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, माइनस टू को कॉमन निकाल लो, तो बन जाएगा एक्स माइनस 3/2। उसको किससे कंपेयर कर सकते हो? एक बार माइनस के
एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट तो कितना हो गया 3/2। एक्स नॉट क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। और के क्या हो गया 2 या -2 माइनस। तो ये हो गया एसएचएम कांस्टेंट। लिखो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखें कि टू डबल डिफरेंशिएशन प्लस फाइंड एसएचएम कांस्टेंट फाइंड के अपॉन एम। चलो फाइंड के अपॉन एम के अपॉन मास। अब क्या करें सबसे पहले तो कंपेयर करने के लायक बनाना पड़ेगा इसको ऐसा और फिर कंपेयर कर देंगे इसको। सही करा ना हाँ। ये क्या होती है के वाई एम एक्स। तो इसको कंपेयर करेंगे तो के वाई एम बराबर कितना आ गया 5/4। अब हम सॉल्यूशन निकालें। डिफरेंशियल सॉल्व करना आपको अगले साल सिखाएंगे पर इसके सॉल्यूशन हम आपको इसी साल सिखाएंगे। लिखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ वेक्टर बराबर माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स वेक्टर। यहाँ पे के और एक्स और एम लिखना है जरूरी हो तो बोले इसे लिख दो नहीं तो रहने दो। ये पता है ना आपको के क्या है एसएचएम कांस्टेंट। एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है। क्या क्या ए क्या ओ हाँ ए लिख दो यहाँ पे। खुश। अबे यार तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी थी मेरे को। यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस उसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो वो लिखनी चाहिए प्लस के बाय एम इंटू एक्स बराबर 0। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें के का मतलब ये है और ये आपको पता भी है ठीक है। इस अरे सुनो जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक तरीका तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताएंगे है ना। बाकी ये क्या है जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो क्या दिख रहा है बेसिकली क्या दिख रहा है। ये क्या है एक्स है कांस्टेंट 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 कुछ है टी है मतलब ये एक्स का फंक्शन है टाइम के साथ मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है टी के साथ। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने ऐसे सवाल किए कि नहीं किए जिसमें अगर एक्सेलरेशन आपको एक्स का फंक्शन पता है और आपसे पूछा जाए कि बताओ डिस्प्लेसमेंट का टाइम का फंक्शन क्या होगा। सिंपल सवाल है ना सिंपल तो नहीं है पर सवाल तो है ना। BB4 का सवाल कहाँ की BB4 काइनेमेटिक्स की कि एक्सेलरेशन का एक्स का फंक्शन दिया है इसका और साथ में कुछ डेटा दिए हैं कि x बराबर 0 पर v मैक्स होगा t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा जो भी कर लो आपकी x बराबर a पर वेलोसिटी 0 होगी। हमने मान रहे हैं कि a का मतलब क्या है एम्पलीट्यूड। अरे हाँ ना कई पॉइंट पता है ना हमको इसमें कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है x बराबर a पर। नहीं पता पता है ना। तो ऐसे डेटा दिए रहते कि गिवन ऐसा 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 तो बताओ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको a को क्या लिख सकते हैं वी डी बी अपॉन डी एक्स। इधर चला गया v और x का फंक्शन आ जाएगा लिमिट डाल देंगे अच्छे से। फिर b को क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो x और t का फंक्शन नहीं आ जाएगा। तो एक तरीका ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे पर जो भी करेंगे उससे ये आ जाए। तो ऐसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ऐसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते करना भी चाहिए। तो आप अपने मॉड्यूल खोलेंगे ना कौन सा पेज नंबर लिखा है ये 56। पेज नंबर 56 पे ये सॉल्व हो रखा है। टोटल 7-8 स्टेप है और 8 दिन का ये चैप्टर है। हर दिन एक स्टेप समझेंगे आप। ठीक है मेहनत लगेगी थोड़ी पर कोशिश करने की आप खुद से करें। करना क्या है वो तो मैंने बताया ना आपको। लिखना तो उसको वही है बस लिमिट्स थोड़ा ध्यान से डालनी। लिमिट्स हम वही डाल सकते जो हमें पता है। अरे हाँ ना हमें निकालना क्या है किसी पोजीशन किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन क्या होगी।
और वो क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। इसमें किसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम एट एनी टाइम t। a का मतलब क्या है, बोल तो लो तुम थोड़ा, तो घिस रहे हो क्या थोड़ा। t क्या है, वही टाइम जिस पर x बताया है। और नई चीज आपके लिए फाई नॉट, फाई नॉट होता है इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल का मतलब t बराबर जीरो, मतलब t बराबर जीरो पर फेज। अब ये फेज क्या होता है धीरे 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 मैं समझाता जाऊंगा। अभी के लिए तो आप समझो कि पाई नॉट क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज एंगल। और फेज क्या होता है, फेज को अकेला फाई भी लिख देते हैं कई बार। फेज का मतलब समझना, देखो ध्यान से सुनना। जब भी आप x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखोगे, या आप जब भी एसटीएम की कोई इक्वेशन देखोगे टाइम के साथ, आपको साइन या कॉस में वो फंक्शन दिखेगा, ठीक है। और जब भी साइन या कॉस का फंक्शन दिखे, उसके अंदर जो भी लिखा रहता है वो एक एंगल होगा, ऑब्वियसली साइन के अंदर तो एंगल ही होगा। उस पूरे एंगल को फेज कहते हैं। तो मतलब बेसिकली फेज क्या हो गया, अंडर रूट के बाय एम इंटू टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है क्या। ये फेज हो गया, इसको कहेंगे फेज। अब इस फेज में अगर टी बराबर जीरो पुट कर दो तो क्या आ रहा है, इसलिए इनिशियल फेज हो गया। फेज की वैल्यू है टी बराबर जीरो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। अब ऐसा मन में आ जाता है कि सर कहाँ तो पार्टिकल ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, आगे पीछे, और कहाँ इक्वेशन आ गई साइन की। ऐसा कैसे हो गया अचानक से, मतलब सॉल्व किया हमने, समझ में आ रही बात, सॉल्व हो रही है, हमने भी बहुत सॉल्व किए सवाल, पर कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि अचानक से सिंपल ए बराबर कितना है, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम साइन का बन गया। अरे लग रहा ना अजीब सा। तो देखो आपको बताते हैं, आपको आज फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा आप देखना समझना, थोड़ा कितनी इंटेलिजेंट होती है मैथ्स, देखना इधर। पार्टिकल क्या कर रहा है मुझे बताइए। पार्टिकल मान लेते हैं कि टी बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर है। अरे हाँ ना। उसके बाद पार्टिकल आगे जा रहा है, अरे गया आगे, आगे जा रहा है मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब इसका एक्स बढ़ रहा है। अरे हाँ। उसके बाद पार्टिकल वापस आ रहा है, तो उसका एक्स कम हुआ। अब पार्टिकल पीछे गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हुआ। अरे बोलो। और अब पार्टिकल वापस आगे आया तो नेगेटिव में कम हुआ और वापस जीरो हुआ। अगर इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना हो, जो अभी पार्टिकल ने किया, उसको आपको अगर टाइम और एक्स के साथ बनाना हो, सुनना ध्यान से। पार्टिकल पहले एक्स बराबर जीरो पर है, फिर पार्टिकल आगे गया, फिर पार्टिकल का एक्स कम हुआ, अरे दिख रहा है क्या, फिर पार्टिकल पीछे गया, और फिर पार्टिकल वापस। कुछ दिखा तुम्हें, तो क्या बन गया ये, बन गया ना यार। तो सॉल्यूशन आए वो बहुत सोच समझ के आए हैं सॉल्यूशन, और यही होने भी चाहिए सॉल्यूशन, यही इसको बिल्कुल सही तरीके से समझा भी रहा है। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस है, एम्पलीट्यूड ना, अपन इसको एक्स बराबर जीरो बोल रहे हैं ना यार, तो ये एक्स बराबर माइनस है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, प्लस है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस है। अरे यहाँ तक बात समझ में आई क्या, या नहीं आई। ये टी है। अच्छा, ये पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट हो गया क्या, एक हो गया ना यार। यहाँ से चला आगे गया, पीछे गया, और फिर आ गया, यहाँ से आगे गया, पीछे पीछे पीछे, फिर आ गया यार। अरे हाँ। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम कितना लगा होगा, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। अरे, तो इतना तो हम समझते हैं, अगर ये साइन का ग्राफ है तो ये जरूर टी बाई टू रहा होगा। नहीं, अबे साइन थीटा का ग्राफ होता है, उसमें थीटा में टू पाई होता है, तो ये पाई होता है कि नहीं होता। और ये क्या होता है, इसका भी आधा। इसका मतलब समझना, जरा ध्यान से सुनना। टी बाई टू का मतलब क्या हुआ, कि पार्टिकल आगे गया और आगे जाके पीछे आया, तो यहां तक उसको इतना टाइम लगा, टी बाई टू। अच्छा, टी बाई फोर का मतलब समझना, ये यहां से आगे गया तो कितना टाइम लगा, टी बाई। तो यहाँ से हमें टी बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक में टी बाई फोर, फिर यहाँ से यहाँ तक में टी बाई फोर, और फिर यहाँ से यहाँ तक में टी बाई फोर।
तो टोटल टाइम टी लग जाता है उसको। समझ में आ रही बात? यहाँ हो गया 3t/4। सही, लिखो। अब देखो यार, इतना सारा आप लिखोगे ही ना, पर एक चीज की वजह से ना कल पूरा बताना पड़ेगा मेरे को। और वो क्या चीज है बता दूं? देखो इधर मैं बता ही देता हूँ यार, उसमें क्या है। अरे सुन तो लो यार, इस कर्व की इक्वेशन लिख सकते हो आप अपने सॉल्यूशन के हिसाब से। x इज इक्वल टू a साइन √k/m × t। यही लिखोगे सॉल्यूशन, मतलब इसका इक्वेशन। बोल सर एक्स नॉट कहाँ गया? कोई बोलना चाह रहा है कि सर वो फाई नॉट कहाँ गया? ये फाई नॉट है ना, यहाँ तो चला गया फाई नॉट। बोलो, फाई नॉट क्या था? इनिशियल फेज। क्या था? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब, इनिशियल फेज देखो, मैंने यहाँ पे आपने देखा एक चीज मैंने मानी थी कि t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है। अगर t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ये साइन का ग्राफ यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था। t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए थी। क्या ऐसा जरूरी है हमेशा पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो? पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो टी बराबर 0 पर एक्स क्या होना चाहिए था? a/2 हो सकता था। तो फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, a/2 से यूं ऐसे। अरे हाँ ना। तो अगर मैंने कंडीशन मान ली कि अगर पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी बराबर 0 पर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब फाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 0 हो गई। ऐसे फाई नॉट आपकी इनिशियल पोजीशन को बताता है, जो कि मैंने यहाँ पे 0 मान ली है। पर मैं वो नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था अगर ये साइन थीटा का ग्राफ होता तो यहाँ पे एंगल कितना आता? 2 पाई आता। अरे 0 पाई 2 पाई, अरे आता कि नहीं आता? बोलो ना जल्दी से। 2 पाई एंगल आता। और यहाँ जो साइन के अंदर लिखा है मतलब ये 2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 2 पाई बराबर √k/m। और यहाँ पे टाइम कितना है? टी। तो टी की जगह क्या डाल दिया? कैपिटल टी। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया √k/m, और टी को क्या लिख दिया? 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो ओमेगा बराबर कितना आया? √k/m। ये मेरे को बताना था बस। बाकी इसकी सारी बातें हम आगे करेंगे, कैसे इसको यूज में लेना है, क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही, ओमेगा बराबर √k/m। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ओमेगा का मतलब अपना वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कि अपना एसएचएम कांस्टेंट है, और m मास है, मास ऑफ द पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है। थोड़ा सोच के आना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली एक्चुअली मैं स्टार्ट ही नहीं करना चाह रहा था सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम 5 मिनट ही बचा था, इसमें आधा घंटा लगता है पूरे। पर मैनुअल थोड़ा भी हो जाएगा, फिर कल रिवाइज करवा के फिर आगे का बता देंगे, ठीक है? तो अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन अच्छा तभी समझ में आएगा कि ये इसको ध्यान से ना पढ़ के आना कि क्या हुआ है, फिर कल रिवाइज करवा के और फिर आगे बढ़ाएंगे। तो तुम लिखते रहो। क्या हुआ इसमें? सॉल्यूशन निकालने थे अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसके सॉल्यूशन निकाला, ये आया। ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया, कि एक एक्सेलेरेशन का फंक्शन है एक्स के साथ, हमें पोजीशन का फंक्शन टाइम के साथ निकालना है। एक सवाल की तरह उसको लें और उसको डराइव करें। उसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा जहां मैंने बताया। नहीं तो हम ही कर लेंगे कभी क्लास में फुर्सत में। बाकी अभी हम ध्यान देते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे हर चीज का मतलब हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे ये दो चीज आपके लिए नई है, इनके बारे में हम कल और बातें करेंगे कि फाई नॉट और फेज का मतलब क्या है, इनिशियल फेज और फेज का मतलब क्या है, इसकी बातें हम कल करेंगे। और ठीक है, समझ गए? अभी मैंने थोड़ी थोड़ी हिंट दी आपको कि अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव में जा रहा है तो ग्राफ यहीं से बनेगा साइन का। और अगर ये साइन का ग्राफ है तो साइन थीटा का ग्राफ है, तो मतलब जो भी आना चाहिए यहीं आना चाहिए, एक्स प्लस समथिंग 0 आना चाहिए। अगर आप प्लस में कुछ भी लगा दोगे, यहाँ पे अगर 30 डिग्री ले लेते तो टी बराबर 0 पर साइन 30, तो ये a/2 आ जाता। 0 कैसे आता? हमें चाहिए टी बराबर 0 पर एक्स क्या होना चाहिए? 0। तो कभी आएगा जब ये 0 वैल्यू होगी, तो टी बराबर 0 पे पूरा 0 हो जाएगा, एक्स बराबर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनिशियल फेज निकालते हैं। कल निकालना और सीखेंगे इनिशियल फेज कैसे निकालते हैं अलग अलग
पोजीशन के हिसाब से। तो कल सीखेंगे उसको, ठीक है।